नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। एनडीए सरकार के गठन की औपचारिकताएं अब लगभग पूरी होने लगी हैं। आज एनडीए गठबंधन के तमाम 293 सांसद इकट्ठा हुए और संसदीय दल का नेता चुना गया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अब सरकार बनेगी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लंबी चली बैठक के बाद बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके रंग बताने बेहद जरूरी है और उन पे चर्चा करना भी बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक बीजेपी सरकार या मोदी सरकार कहा करते थे, लेकिन आज अपने विधायक सांसद दल की बैठक में, संसदीय दल की बैठक में एनडीए के, उन्होंने एनडीए सरकार का नाम लिया और एक बार नहीं कई बार लगातार वो एनडीए सरकार के गठबंधन की बात करते रहे और सरकार बनाने की बात करते रहे। इस दौरान काफी कुछ ऐसा देखा गया जिसकी कल्पना शायद आप लोगों ने नहीं की होगी। आज नीतीश कुमार जो घटक दल के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जिनकी वजह से सरकार बनने जा रही है, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए देखा गया। उन्होंने कोशिश की, हालांकि नरेंद्र मोदी ने उन्हें हाथ पकड़ लिया और बीच में रोक लिया, लेकिन ये एक ऐसा दृश्य था जो आने वाले राजनीति के जब समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, उसमें हमेशा याद रखा जाएगा और ये तस्वीर बार बार सामने आती रहेगी। चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी ने गले लगाया और आज काफी कुछ ऐसा भी हुआ जो आने वाले वक्त में जब सरकार के गठन के बाद कई सारी चीजें सामने आएंगी और जब सरकारें चलेंगी तो किस तरह से काम होगा, जब उनकी समीक्षा की जाएगी तो एक नाम, दो नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र करना यहां बेहद जरूरी है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, दोनों के पास नरेंद्र मोदी गए, उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया और उन्हें सरकार बनाने का न्योता राष्ट्रपति की ओर से मिल गया। 9 तारीख को शपथ ग्रहण है। मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, इस पे चर्चा करनी बेहद जरूरी है और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए और इस चर्चा में क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे विश्लेषण करना जरूरी है, इन सब के लिए वरिष्ठ पत्रकार नवीन धमीजा जी हमारे साथ हैं। आप सबके प्रिय नवीन जी, और नवीन जी राजनीति के जानकार हैं, तो बेहद मैं कहता हूं सार्थक और आने वाले समय को ध्यान में रखकर यह चर्चा होने जा रही है। आप सबसे अनुरोध है इस चर्चा को पूरा देखिएगा। नवीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद डबास जी। कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसके बाद हो सकता है कुछ समय के लिए विराम लगे। नीतीश कुमार ने कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की, बाकी चीजों पे आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का महत्वपूर्ण दृश्य यही था। देखिए डबास जी, राजनीति में कौन कब किसका दोस्त बन जाए, कौन कब किसका विरोधी बन जाए जी, ये किसी को नहीं पता। मैं अपने दर्शकों को एक बात साफ कर देता हूं, क्योंकि मैं बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। हालांकि 9 तारीख को उन्हें शपथ लेनी है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, तब कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी। तो देखिए, कौन कब किसका दोस्त बन जाए, कौन कब किसका विरोधी बन जाए, राजनीति में कुछ नहीं पता। राजनीति में आज कौन किसके साथ है, कौन कल किसका साथ छोड़ देगा, ये कहा नहीं जा सकता। ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना स्थायी नीतीश कुमार की हम बात करें जी। नीतीश कुमार कभी एनडीए का साथी रहा जी, एनडीए का हिस्सा रहा और वक्त आया तो इंडिया गठबंधन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई जी। उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, नरेंद्र मोदी की नीतियां वो उसके खिलाफ हैं, वो जन विरोधी नीतियां बताई उन्होंने, और उन्होंने कहा वो इंडिया का गठबंधन नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई। जब 4 तारीख को नतीजे आए तो पोस्टर लग गए थे नवीन जी, पोस्टर लग गए थे नीतीश सबके हैं, उनके यहाँ पर बकायदा बैनर लगा दिया नीतीश तो सबके हैं जी। तो
ये बैनर लगाने का अर्थ यानी तोल मोल था जी कि वो ये देख रहे हैं किसका पलड़ा भारी है, किसकी तरफ आना है, किसकी तरफ जाना है। और देखिए इंडिया गठबंधन भी उनके संपर्क में रहा, वो भी उनसे बात करता रहा। शरद पवार इंडियन गठबंधन की तरफ से उनसे बात करते रहे। यहाँ नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से उनसे बात की, अमित शाह ने उनसे बात की, लगातार दोनों उनके संपर्क में रहे। तो देखिए जब किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं आता, किसी एक पार्टी के पास, तो रीजनल पार्टी के जिन नेताओं के पास बड़ा बहुमत होता है, जो सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करते हैं, वो हमेशा तोल मोल के दोनों पार्टियों को तोलते हैं, बोलते हैं कि कहाँ उनका फायदा होगा, कहाँ लाभ होगा, वो वहीं जाते हैं। क्योंकि मैं बता, राजनीति में कोई किसी का सिद्धांत नहीं रह गया है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो आज का दृश्य है, जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे, तो ये अगले 5 साल तक काम आएगा लोगों के। देखिए सोशल मीडिया पे और मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये दृश्य काम आता रहेगा। देखिए ये मुझे लगता है राजनीति में इस तरह के दृश्य आमतौर पर बड़े कॉमन होते हैं कि नेता एक दूसरे के पैर छूते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का इस तरीके से पैर छूना, ये शायद पूरे देश में मुझे लग रहा है बड़ा गंभीर विषय है और चर्चा का विषय है। जी लोगों ने इसकी आज बड़ी आलोचना हुई है, इसकी लोगों को ये पसंद नहीं आया। जी हालांकि आप देखिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने एक तरफ चंद्रबाबू नायडू को बिठाया, एक तरफ नीतीश कुमार को बिठाया, दोनों मंच पर थे जब एनडीए की बैठक चल रही थी। जबकि आज तक ऐसा होता था, नरेंद्र मोदी जब मंच पर होते थे अकेले होते थे, इस तरह की बैठकों में उनके साथ कोई नहीं बैठता था। जी। लेकिन आज पहली बार इन दोनों को बिठाया, चिराग पासवान को गले लगाया, और वो चिराग पासवान जिसकी पार्टी टूट गई थी, जी, पार्टी तोड़ने के साथ साथ उसके चाचा को इन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया। जी, पार्टी नहीं, परिवार भी तोड़ा गया बकायदा। जी, उसी चिराग पासवान को आज गले लगाया गया। तो ये सत्ता का रंग है। तो ये सब सत्ता के रंग हैं, ये सब कुर्सी पाने की ललक, कुर्सी पाने के लिए आदमी राजनेता कुछ भी कर पड़ते हैं। और देखिए इस कुर्सी के लिए कौन किस स्तर पे चला जाए, ये आज सबने मंच पर देखा है। जी। हालांकि इसकी कटु आलोचना हो रही है, और खुदा ना खास्ता कल को इन लोगों के आपस में मतभेद हुए, जी, और कल को आपस में ये अलग हुए, मतभेद हुए, एक दूसरे के खिलाफ इन्हें बयानबाजी करनी पड़ी, तो ये रील फिर से चलेगी। ये इसलिए मैंने कहा कि अगले 5 साल ये मीडिया के काम आने वाली तस्वीरें हैं जो आज नीतीश कुमार ने पैर छूने की कोशिश की है। मैं वही बात कह रहा हूं, ये रील फिर से चलेगी। जी। फिर ये नीतीश कुमार को दिखाया जाएगा, ये वो वक्त था, ये मौका था जब आपने पैर छुए थे। जी। आप ये देखिए, लोग आज भी उन मौकों को याद करते हैं जब नरेंद्र मोदी आडवाणी जी का झुक करके अभिवादन किया करते थे। जी। ऐसी कितनी तस्वीरें, कितनी ऐसी वीडियो चलती हैं वक्त आता है तो। और आज आशीर्वाद लेने गए, और आज आशीर्वाद लेने गए, आशीर्वाद मात्र आशीर्वाद लेने गए। जी। चाहे वो मात्र आशीर्वाद लेने, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी से लेने गए हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी से लेने गए हो, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जी आशीर्वाद लिया, लेकिन ऐसा लग रहा था ये एक औपचारिकता की जा रही है। मार्गदर्शन मंडल के सदस्य हैं तो मार्गदर्शन भी होना चाहिए। देखिए मार्गदर्शक मंडल से अगर मार्गदर्शन लेना होता जी, तो टिकट वितरण के समय उनको अहमियत दी जाती जी। उनका तब मार्गदर्शन लिया जाता कि हम किस किस को टिकट दें, किस किस को हम उम्मीदवार बनाएं, किसको कहां से चुनाव लड़वाएं। तो मार्गदर्शक मंडल का स्थान तो वो होता है जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो, तभी उनको। और मैं ये कहता हूं कि सरकार के फैसलों में ना सही, पार्टी के फैसलों में तो उनका मार्गदर्शन लिया ही जाना चाहिए था, लेकिन कभी पूछा नहीं। मैं वही कह रहा हूं, आज अगर नीतीश कुमार ने पैर छुए हैं तो वो फिल्में भी चलती हैं जब नरेंद्र मोदी
अडवाणी जी का झुककर का अभिवादन किया करते थे और वो उनके कंधे पर हाथ रख करके उन्हें आशीर्वाद देते थे, उन्हें आशीर्वचन दिया करते थे। फिल्में तो वो भी बहुत चली। 4 तारीख के बाद नवीन जी, जब टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को मंच पे हाथ पकड़ के मोदी जी खींच रहे हैं, वो पुरानी फिल्म भी खूब चली। देखिए, कहाँ तो नरेंद्र मोदी मंत्रियों को समय नहीं दिया करते थे मिलने के लिए जी। 3-3 महीने के लिए मुख्यमंत्री समय मांगते रहते थे, उनको समय नहीं मिलता था। और फिर वो पुरानी फिल्म चली, कहाँ चंद्रबाबू नायडू को हाथ पकड़कर खींच के कुर्सी पर बिठा रहे हैं, नहीं पहले आप बैठी फिर मैं बैठूंगा। तो वही कह रहे हैं, समय आने पर कौन सी फिल्म चलती है। तो आज देखिए, उन्होंने जो पैर छुए हैं, ये राजनीति लंबे समय पर ध्यान रखी जाएगी जी। ये सीन हमेशा ध्यान रखा जाएगा। कुछ सीन राजनीति के ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक ध्यान रखे जाते हैं और वो इतिहास में याद किए जाते हैं। आज कोई कह रहा था कि नीतीश कुमार इंजीनियर है, और इंजीनियर जो है वो कंपनी नहीं देखता, पैकेज देखता है। देखिए, इस वक्त इनकी हालत बिल्कुल पैकेज वाली लग रही है। आज चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, इनको अहमियत दी जा रही है। तो ये भी अपने पैकेज स्वरूप मंत्रालय मांग रहे हैं, अपने मनमाफिक मंत्रालय मांग रहे हैं। देखिए, आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों की मांग है कि स्पीकर इनका हो लोकसभा में। चंद्रबाबू नायडू की तो मांग है कि अंदर से जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है, चंद्रबाबू नायडू तो चाहते हैं कि अध्यक्ष पद उनको मिले। देखिए, अध्यक्ष पद का लोकसभा में बड़ा महत्व होता है जी। इस बात को सब जानते हैं। कोई भी संसद में बड़ा फैसला लेना होता है, स्पीकर से पहले अनुमति ली जाती है। कोई किसी सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, किसी सांसद के खिलाफ किसी भी तरह का कोई फैसला लेना हो, किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कोई फैसला लेना हो, तो उसमें स्पीकर का विशेष अधिकार होता है जी। उसके पास अपनी शक्तियां होती हैं, तो उसका बड़ा महत्व होता है। उसके अलावा दोनों ही दल भारी भरकम मंत्रालय मांग रहे हैं। वित्त मंत्रालय पर इनकी नजर है। अब ये नरेंद्र मोदी को तय करना होगा कि वो किस तरीके से उन्हें समझाते हैं। क्या चर्चा ये है कि चंद्रबाबू नायडू 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री मांग रहे हैं, और नीतीश कुमार तो 4 कैबिनेट मंत्री मांग रहे हैं और 1 राज्य मंत्री की मांग उन्होंने रखी है। उन्होंने तो फार्मूला दिया है कि 4 सांसदों पे एक मंत्री पद मिलना चाहिए जी। और आंतरिक खबरें जो आ रही हैं, चर्चा ये भी है, उन्होंने गृह मंत्री भी बदलने की मांग रखी है जी। देखिए, ये किसी से छिपा नहीं है। अमित शाह नरेंद्र मोदी के चढ़के हैं, उनके राइट हैंड हैं, उनके ऐसे सिपा सालार हैं, और चुनावों की सारी रणनीति अमित शाह तय करते हैं जी। सरकार चलाने की नीतियां वो तय करते हैं, बड़े फैसले, अहम फैसले वो लेते हैं, वो तय करते हैं। और आज ये दोनों दलों के नेता गृह मंत्री बदलने की बात उन्होंने रखी है। देखिए, कुछ अंदाजा लग पा रहा है कि स्वरूप कैसा रहेगा मंत्रिमंडल का जब 9 तारीख को शपथ होगी। देखिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश ने गृह मंत्री के लिए राजनाथ सिंह के नाम का सुझाव रखा है जी। अब प्रधानमंत्री उस सुझाव को कितना मानते हैं और इन लोगों को कितना समझा पाते हैं, क्योंकि इन लोगों को सरकार बनाने के लिए अहमियत देनी जरूरी है। इन दोनों के बिना सरकार नहीं बन सकती, वो असंभव है। भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 240 सांसद हैं, 272 सांसद इनको चाहिए। तो इन दोनों की जरूरत आज सरकार बनाने के लिए बहुत जरूरी है, अहम है।
अब 18वीं लोकसभा का स्वरूप क्या होगा, ये तो देखिए 9 तारीख को स्पष्ट होगा, लेकिन ये लगभग तय है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इनके मंत्रियों को अहम मंत्रालय दिए जाएंगे जी, कि ये लगभग तय है। देखिए इनके अलावा जो चर्चा है सारे देश में, आज चर्चा ये है अमेठी से चुनाव हारने के बाद क्या स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? ये बड़ा, क्योंकि देखिए 2014 में भी हारी थी लेकिन वो मंत्री बनी। देखिए 2014 में, लेकिन सवाल ये स्मृति ईरानी उस समय बहुमत में थी बीजेपी, अपने दम पे 272 का आंकड़ा उन्होंने पार किया था। देखिए भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त स्पष्ट बहुमत मिला था 2014 में, 2019 में, और सारे मंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे जी। इस वक्त स्थिति कुछ अलग है, लेकिन स्मृति ईरानी को लेकर के आज भी चर्चा इस बात की है कि चुनाव हारने के बाद क्या उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये फैसला प्रधानमंत्री को लेना है। और 10 साल बाद देश को नेता विपक्ष मिलेगा, नेता विपक्ष मिलेगा जो बिल्कुल एकदम सामने बैठा होगा। देखिए इस वक्त विपक्ष भी इस वक्त मजबूत होगा जी। और क्या कंगना रनौत को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? देखिए हालांकि वो पहली बार सांसद बनी है, पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बनी है, लेकिन जिस तरीके से उनको पार्टी ने तवज्जो दी जी, जिस तरीके से उनको चुनाव लड़वाया गया, पार्टी के बड़े नेताओं को उनके चुनाव प्रचार में लगाया गया, तो ये भी एक चर्चा है कि क्या कंगना रनौत को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और कंगना रनौत के साथ कल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो घटना घटी जी, क्या उस घटना के बाद पार्टी उन्हें कोई सबक सिखाएगी जी। क्या उन्हें बताएगी राजनीति में आपको मान सम्मान और पार्टी की छवि खराब ना हो, इसके लिए आपको बहुत सारे फैसले शांति से लेने होते हैं, शांति से लेने होंगे, बिल्कुल। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो देखिए मंत्रिमंडल का गठन 9 तारीख को होना है, तो उसका स्वरूप क्या होगा, ये कई चीजें लोगों के जहन में चल रही हैं, घूम रही हैं, चर्चा बनी हुई है, पहले से बनी हुई है एक किस्म से, जिसको हर कोई सुलझाना चाह रहा है जी। क्योंकि देखिए वित्त मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा, विदेश मंत्री कौन होगा, ये बड़े अहम मंत्रालय हैं जिनकी नजर सब पर है जी, कि नरेंद्र मोदी ये जिम्मेवारियां किसको देंगे। होम मिनिस्टर कौन होगा, और जिस तरीके से शिवराज चौहान को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बड़े पॉपुलर मुख्यमंत्री रहे, उनको दिल्ली बुलाया गया जी, वो भी एक बड़ी चर्चा का मुद्दे है। क्या उनको मंत्रिमंडल में कोई स्थान दिया जाएगा या पार्टी संगठन में कोई बड़ा पद दिया जाएगा? देखिए एक बात है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद उनको लोकसभा लड़वाया जाता है, और एक समय ये चर्चाएं थी कि शिवराज सिंह चौहान को हाशिए पे ले आए और कहीं कहीं बराबर में ना खड़े हो जाए, तो इसलिए पीछे धकेला गया। जिस तरह की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होती है वो तमाम चर्चाएं हुई। उसके बाद जब लोकसभा लड़े तो शिवराज सिंह चौहान ने जता दिया कि उनसे बेहतर कम से कम, हालांकि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीती है, लेकिन 8 लाख वोट से चुनाव जीतना ये अपने आप में साबित करता है कि शिवराज सिंह चौहान, देखो नेता तो मासिस के हैं, जनता के लीडर, कोई शक वाली बात जी, संघ के जो है वो संघ के चहेते हैं। देखिए शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के पॉपुलर नेता हैं जी, पॉपुलर मुख्यमंत्री रहे। जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो शिवराज चौहान एक बार विचलित हुए थे, मुझे दिखाई दिए थे, और विचलित होना जायज सी बात है, कोई भी हो, जिस आदमी ने पार्टी को इस तरीके से सींचा हो
एक पूरे प्रदेश में पार्टी को उन्होंने खड़ा किया हो, पार्टी को इन्होंने सत्ता में इतने लंबे समय तक, देखो छोटी बात नहीं होती। और उनके फेस पर मध्य प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही। बिल्कुल, आज भी कुछ अखबारों में छपा है, जब कांग्रेस के हारे हुए कैंडिडेट से और कांग्रेस के नेताओं से मध्य प्रदेश में पूछा गया, तो उनका एक ही जवाब था कि लाडली बहना योजना का कोई मुकाबला ही नहीं था, कोई तोड़ ही नहीं था। और ये शिवराज सिंह चौहान की, देखिए, महत्वाकांक्षी योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में सारे बुजुर्गों को, उन लोगों ने जैसे धार्मिक स्थलों की उन्होंने सैर करवाते थे, तीर्थ यात्रा करवाते थे, सारे बुजुर्ग उनके कायल थे। देखिए, जिस घर में बड़े बुजुर्ग किसी के कायल हो जाते हैं तो उसका परिवार अपने आप उस नेता के साथ जुड़ जाता है, उस पार्टी के साथ जुड़ जाता है। नहीं, ये सवाल एक और उठता है। देखिए जी, महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ इस लोकसभा चुनाव में, उसकी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस ने ली और उन्होंने इस्तीफे तक के, जी बिल्कुल बिल्कुल, जो 370 का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था और पूरी पार्टी आश्वस्त थी पूरी तरह। आप ये मान के चलिए कि शुरुआत में तो 370 और 400 पार का जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और तमाम नेताओं की ओर से कहा गया। उसके बाद बीच में कुछ समय के लिए प्रचार के दौरान ये बात कहनी बंद की थी, लेकिन 5वें दौर की वोटिंग के बाद से 7वें दौर तक फिर 400 पार का नारा आ गया था। ऐसा नहीं लगता कि जो बड़े कद के नेता जो पार्टी चला रहे थे, हालांकि बड़े कद के नेता कौन है, जब शिवराज सिंह चौहान को बुलाया जा रहा है तो इससे थोड़ा बहुत इंडिकेशन या कुछ ऐसा संकेत तो मिलता ही है कि कुछ लोग तो अभी भी जो है वो मासिस के लीडर हैं। हालांकि मोदी जी से बड़ा लीडर तो इस समय देश में कोई है नहीं, उनसे लोकप्रिय भी नहीं है, लेकिन संकेत कुछ छोटे लीडर भी दे रहे हैं कि वो भी एक कद रखते हैं। सवाल ये उठता है कि आज 7 तारीख हो गई है, 3 दिन बीत चुके हैं, परिणाम आए, और जिम्मेदारियों का जो सिलसिला होना चाहिए था कि भाई अगर आपने 370 का नारा दिया, 400 पार का नारा दिया, और अगर पार्टी बहुमत से भी 40 सीटें कम आ रही है या 30 सीटें कम आ रही है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कोई एक फेस तो होना चाहिए। ये विवेचना, ये मंथन सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि अब सरकार तो बनने ही जा रही है, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की अपनी बैठकें भी हुई, एनडीए की बैठकें भी हुई, 8वीं लोकसभा की सरकार बनाने के लिए 18वीं लोकसभा बनने जा रही है। चुनाव के दौरान इन्होंने धारा 370 का मुद्दा शुरुआत में उठाया, राम मंदिर का मुद्दा उठाया। हालांकि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा आप अगर देखें, पूरे चुनाव प्रचार में मोदी की गारंटी चलती रही, मोदी की गारंटी चलती रही। आज देखिए 74 मिनट के भाषण में मोदी जी ने एक बार भी मोदी सरकार नहीं कहा। आज 74 मिनट के भाषण में एनडीए सरकार लगातार वो एनडीए सरकार, 17 बार से ज्यादा उन्होंने एनडीए बोला है। देखिए, चुनाव परिणाम आने के बाद मोदी की गारंटी गायब है। कहीं भी ना कोई मोदी इस बात की जिक्र कर रहा है, ना उसके भक्त जिक्र कर रहे हैं, ना उनके नेता जिक्र कर रहे हैं मोदी की गारंटी का। नवीन जी, एक महत्वपूर्ण चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि समीक्षा की बात है, बहुमत के आंकड़े से पीछे बीजेपी रही, उसकी बात है, तो एक सवाल ये भी उठता, मैं कुछ सुन रहा था, पढ़ रहा था और लोगों से जब जानने की कोशिश कर रहा था, तो कुछ ऐसे चीजें निकल के आई जिस पे विचार करना बेहद जरूरी है। ये बात थी कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपना संगठन इतना मजबूत कर लिया है, हर बूथ पे इनके कार्यकर्ता है, हर जिले में इनके कार्यकर्ता है, वर्कर है, पूरा संगठन है, जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, हर स्तर पे इनका संगठन है। और ये माना जा रहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चेहरा ना हो, उसके बावजूद 200 सीटें ऐसी है जहां पे भारतीय जनता पार्टी या तो कंफर्टेबली जीत सकती है या जीत के नजदीक पहुंच सकती है। जब 200 सीटें अगर बीजेपी संगठन के दम पे जीतने का मादा रखती है, तो क्या इस पर नरेंद्र मोदी सिर्फ 40 सीटें जितवा पाए अपने चेहरे पे? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए,
आपका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है जी आज एनडीए की बैठक में जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। उसका अनुमोदन किसने किया? नितिन गडकरी और अमित शाह ने। जी तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखो, चुनाव से पहले ये चल रहा था कि अभी बात करी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही होना चाहिए। जी सारा देश इस तरफ देख रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई क्या नितिन गडकरी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे? ये चर्चाएं चल रही थी। अगर जोरदार तरीके से चल रही थी। ये चल रहा था कि 220 के आसपास अगर बीजेपी कहीं ठहर जाती है तो हो सकता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना हो, कोई और चेहरा हो। हाँ, तो और कोई और चेहरे में सबसे ऊपर नितिन गडकरी का नाम चल रहा था। तो आज उन्होंने, अमित शाह ने और नितिन गडकरी ने उसका अनुमोदन किया। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए अनुमोदन इन्हीं दोनों ने किया। आरएसएस भी नितिन गडकरी के साथ खड़ी थी जी, पूरे चुनाव में उनके साथ थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब यह कहा हमें संघ की जरूरत नहीं है, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, उसके बाद उसका परिणाम भी इन्हें भुगतना पड़ा चुनाव परिणामों के साथ साथ। हाँ, वो रिफ्लेक्ट हुआ, वो दिखाई दिया जी। पूरे चुनाव में इस वक्त आप देखें कहीं भी आरएसएस की टीम सक्रिय नजर नहीं आई जी। और आरएसएस की टीम हमेशा जमीन से जुड़ करके काम करती थी, जनता से जुड़ करके काम करती थी। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता था। लेकिन इस चुनाव में वो निष्क्रिय नजर आई और उसका नुकसान इनको भुगतना पड़ा जी। गाड़ियों में बैठा कर ले जाते थे वोट डलवाने के लिए, अपने स्कूटर पे, गाड़ी पे, रिक्शा पे, स्वयं सेवक करते थे वो काम। और अब देखिए 18वीं लोकसभा की सरकार में नितिन गडकरी को क्या स्थान मिलेगा जी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि पिछले कार्यकाल में नेशनल हाईवेज उन्होंने जिस तरीके से बनाए, देश के सबसे पॉपुलर मंत्री हो रहे जी। और आप ये देखिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी में किसी भी मुख्यमंत्री को जब कोई पॉपुलर हो जाता था, एस्टेब्लिश हो जाता था, उसको पद से हटा दिया जाता था। चर्चाएं तो योगी जी को लेकर भी बड़ी चली। चर्चाएं योगी जी को लेकर की चली। अरविंद केजरीवाल ने तो जब वो अंतरिम जमानत पर आए, उन्होंने तो बड़े पब्लिकली इस बात को कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उसके अगले 2 महीने में योगी आदित्यनाथ को भी अपना पद छोड़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री पद से वो भी हटाए जाएंगे, उनको भी बदला जाएगा जी। तो ये चर्चा, और आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, भारतीय जनता पार्टी के 36 उम्मीदवार वहां से हारे, उससे लग रहा है कि भी अब ये क्या फैसला लेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन इस बात की चर्चा चुनावों में भी थी और अब फिर है। ये वक्त बताएगा, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन होना है, प्रधानमंत्री शपथ लेंगे 9 तारीख को, एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी साहब किसको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे ये एनडीए के घटक दल तय करेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। और अगर बीजेपी की 272 से कम सीटें आई हैं, इसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी, ये भी बड़ा सवाल है। दोस्तों, आज का शो आपको कैसा लगा? नवीन जी की टिप्पणियां आपको कैसी लगी? मेरा अनुरोध है आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय से मैं बार बार कहता हूं हमारा हौसला बढ़ता है। शो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए और बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद अब्बास जी।